हेलो गाइस। आज हम कंपनी लॉ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पार्षद सीमा नियम एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम पर बात कर रहे हैं। कंपनी लॉ या कारपोरेट लॉ दोनों में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब बात आती है कि पार्षद सीमा नियम है क्या और एक कंपनी के लिए क्यों इतना एसेंशियल होता है, क्यों आवश्यक होता है। तो पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें कंपनी की मर्यादाएं, कंपनी की सीमाएं, कंपनी के अधिकार, उसके उद्देश्य, उसके लक्षणों को विस्तार से व्यक्त किया जाता है और एक कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर दिया जाता है कि जब कोई कंपनी अस्तित्व में आती है, मार्केट में अपना बिजनेस कैरी ऑन करना चाहती है, तो उसका एक निश्चित क्षेत्र है, एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाहर जाकर के वो अपना काम नहीं कर सकती है। अर्थात जो कंपनी अपने कार्य को लेकर आई है, अपने उद्देश्यों को लेकर के आई है, उनकी एक सीमाओं को तय करना ही पार्षद सीमा नियम का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब ये जो पार्षद सीमा नियम है, इसे कंपनी विधान में भी अभिव्यक्त किया है, इसे परिभाषित किया है और कई विद्वानों ने भी इसे अपने हिसाब से परिभाषित किया है। अगर हम कंपनी विधान की बात करें तो मैंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस दी है कि पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रपत्र है जो पिछले किसी कंपनी विधान में बनाया गया, अटेंशन करिएगा, पिछले किसी कंपनी विधान में बनाया गया हो या फिर कंपनी अधिनियम 1956 में मूल रूप से बनाया गया हो या फिर जिसे समय समय पर संशोधित किया गया हो। अर्थात कुल मिलाकर के नियमों की एक श्रृंखला है जो किसी कंपनी के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करती है और साथ में विनियोजकों और अंशधारियों का मार्गदर्शन करती है कि ये कंपनी किस प्रकार से अपना कार्य करने वाली है। आइए बात करते हैं कि ये जो पार्षद सीमा नियम है, जो मेमोरेंडम है, इसके अंतर वस्तु और विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो 6 क्लॉज में इसे डिवाइड किया है, विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है नाम वाक्य, नेम क्लॉज। दूसरा आता है उद्देश्य वाक्य, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तीसरा आता है इसमें स्थान वाक्य, जो कि पंजीकृत कार्यालय वाक्य, जिसको हम कह रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। फोर्थ की अगर हम बात करें तो पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लॉज। और फिफ्थ है सदस्यों का दायित्व वाक्य, लायबिलिटी क्लॉज। और सिक्स है संघ वाक्य, अनुहस्ताक्षर खंड, एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसे हम कह रहे हैं। अब देखिए, पहले पे हम लोग अगर बात करें नाम वाक्य और नेम क्लॉज, सबसे पहले कंपनी को अपना एक नाम निर्धारित करना होगा जिस नाम से पूरे व्यापारिक जगत में उसे जाना जाएगा। अब ये जो कंपनी अपने नाम का निर्धारण करेगी, उसके लिए भी कुछ विहित व्यवस्थाओं को उसे पालन करना होगा। तो सबसे पहले एक नाम को निर्धारित किया जाएगा, एक तय किया जाएगा कि व्यापारिक जगत में इस निश्चित नाम से उस कंपनी को जाना जाएगा। उस नाम को लेकर के रजिस्ट्रार के पास आवेदन किया जाएगा और जब रजिस्ट्रार के पास कोई आवेदन किया जाएगा तो वहाँ अपेक्षित होगा कि फॉर्म क्रमांक 4 क में ही ऐसा आवेदन किया जाए। रजिस्ट्रार के द्वारा 14 दिन के भीतर यदि इस नाम में कोई आपत्ति नहीं है तो स्वीकृति दे दी जाएगी। नाम जो रखा गया है वो किसी हाई स्टीम पर्सनालिटी या किसी विशेष व्यक्ति के नाम का सूचक न हो। नाम ऐसा न हो जिस पर केंद्रीय सरकार को आपत्ति हो। यह नाम किसी विद्यमान कंपनी से मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। नाम का अधिनियम 1950 की अगर हम बात करें तो यदि उस अधिनियम की व्यवस्थाओं के विपरीत यदि कोई नाम रखा गया है तो उस पर भी कोई आपत्ति आक्षेप लगाया जा सकेगा। नाम के साथ लिमिटेड शब्द जोड़ा जा सकता है लेकिन सरकारी शब्द जोड़ने की परमिशन नहीं है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह के नाम तभी जोड़े जाए जब इस तरह का उद्देश्य हो। तो कुल मिलाकर के एक नाम का निर्धारण जो है वो नाम वाक्य में, नेम क्लोज में कर लिया जाएगा। आइए दूसरे वाक्य पर बात करते हैं, पंजीकृत कार्यालय वाक्य या रजिस्टर्ड ऑफिस वाक्य। पंजीकृत कार्यालय, जब कंपनी व्यापारिक जगत में अस्तित्व में आती है, अपना व्यापार करना चाहती है, तो सबसे पहली अनिवार्यता और एसेंशियलिटी होती है कि उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस हो, एक ऐसा निश्चित स्थान हो जो व्यापारिक स्थान हो, जो जनरली सामान्य तौर पर व्यापार करने के लिए ही प्रचलित है। उस स्थान पर उसे अपने एक ऑफिस को रजिस्टर्ड करवाना होगा और जिस दिन उसका समामेलन हुआ है यानी रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का, तब से 30 दिनों के भीतर या जिस दिन वो व्यापार करना स्टार्ट करे, प्रारंभ करे, उस दिन से दोनों में से जो भी दिन पहले हो तब उसे अपने पूर्ण पते की सूचना रजिस्ट्रार को देनी आवश्यक होगी।
रजिस्ट्रार को जब पूर्ण पते की सूचना दी जाए, मान लीजिए उसमें कोई अल्ट्रेशन आता है, कोई परिवर्तन आ जाता है मीनवाइल, तो इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। लेकिन जब इस प्रकार की सूचना रजिस्ट्रार के पास दी जाएगी तो अपेक्षित होगा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाए, यानी फॉर्म क्रमांक 18 में इस प्रकार की सूचना दी जाएगी कि एक कंपनी किस स्थान से अपने व्यापार को कैरी ऑन करने वाली है, अपनी बिजनेस को कैरी ऑन करने वाली है। अब यदि मान लीजिए इन सभी लीगल औपचारिकताओं में किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्टता है, किसी प्रकार की कोई कमी है, तो प्रत्येक दोषी अधिकारी के ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा और वो तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा दोष चालू रहता है। तो ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो हमने अभी देखा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए तय करना जरूरी है कि वहाँ से पुलिस स्टेशन के क्षेत्र की सीमा तय होती है कि उस एरिया में किस पुलिस स्टेशन के को अधिकारिता होगी, न्यायालय क्षेत्र की अधिकारिता तय होती है। और सबसे अहम बात जो है कि यदि कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कोई भी व्यक्ति, विनियोजक, इन्वेस्टर्स, अंशधारी सदस्य पत्र व्यवहार करने के लिए उस रजिस्टर्ड ऑफिस पर अपना एड्रेस अप्रोच कर सकता है। रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य के द्वारा सबसे पहले कंपनी के स्थान को तय किया जाएगा। अगर वो एक राज्य में है तो एक राज्य के रजिस्टर्ड ऑफिस का उल्लेख, और यदि अन्य राज्यों में भी है तो उनका रजिस्टर्ड कार्यालय एक ही राज्य में है तो उसका उल्लेख भी वहाँ पर करना आवश्यक होगा। तीसरे वाक्य पर अगर हम आए, उद्देश्य वाक्य, ऑब्जेक्ट क्लॉज। प्रत्येक कंपनी कोई निश्चित उद्देश्य लेकर के व्यापारिक जगत में व्यापार करने के लिए आती है, यानी उस कंपनी का प्रादुर्भाव, उस कंपनी का उद्गम, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही इसलिए होता है कि उसका कोई निश्चित उद्देश्य है और उस उद्देश्य को चरितार्थ, सार्थक और लागू करने के लिए कंपनी अपने कार्यक्षेत्र का निर्धारण करती है, अपने उद्देश्यों को तय करती है। और इसलिए निसंदेह उद्देश्य वाक्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। और ये जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों से यदि बाहर जाकर कंपनी काम करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट कहा जाएगा, यानी अपने अधिकार शक्ति से बाहर जाकर के कोई काम करना जो सीधा सीधा इलीगल होगा, कानून की दृष्टि से अवैध कार्य होगा। हालांकि इसमें बहुत अच्छा सा टॉपिक बनता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, जिसपे हम आगे किसी वीडियो में आपसे जरूर बात करेंगे। संशोधित व्यवस्था के तहत ये जो आपका उद्देश्य वाक्य है इसे 3 भागों में विभाजित किया है, मुख्य उद्देश्य, सहायक आनुषंगिक उद्देश्य और तीसरा है इसमें अन्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन उद्देश्यों की सहायता ली जाती है वे आनुषंगिक उद्देश्य होते हैं, और अन्य उद्देश्य इन सभी उद्देश्यों को लेकर के कंपनी अस्तित्व में आती है। अब ये जो उद्देश्य हैं इसमें यह व्यक्त किया जाएगा कि कंपनी एक राज्य में या अलग अलग राज्यों में अपना व्यापार करना चाहती है, किस प्रकार के व्यापार की नीति उसने निर्धारित की है, अपने व्यापार में इजाफा करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए कंपनी क्या करने वाली है। और अगर जब इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाता है तो एक प्रस्ताव पास किया जाएगा और उस प्रस्ताव पर सभी की सहमति भी ली जाएगी। तो इन सभी बातों का उल्लेख उद्देश्यों में किया जाएगा और उस उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणित कैसे किया जाएगा, कैसे चरितार्थ किया जाएगा, किस प्रकार से आगे कार्य किया जाएगा, आने वाले फर्दर टाइम में किस प्रकार की पॉलिसी मेकिंग होगी और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और अपने उद्देश्यों को साकार करना है, इन सभी बातों को मुख्य उद्देश्य में समाहित किया जाएगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ सहायक उद्देश्यों को भी बना लिया जाएगा, और जब ये उद्देश्य बनाए जाएंगे तो अपेक्षित होगा कुछ विधिक औपचारिकताओं को भी पूरा किया जाए। जैसे ये जो उद्देश्य हैं इन्हें कानूनी भाषा में लिखा जाए, छोटे छोटे खंडों में, अनुच्छेदों में विभाजित हो, अधिक लचीले ना हो, अधिक कठोर ना हो, जनहित के विरुद्ध न हो, लोक नीति के विरुद्ध न हो, किसी विधि के विरुद्ध न हो, अवैधानिक न हो, इस प्रकार के उद्देश्य न हो जो जनता को धोखे में डालने वाले हों, विनियोजकों को धोखा देने वाले न हो, अंशधारियों के साथ खिलवाड़ करने वाले उद्देश्य न हो। तो कुछ इस प्रकार की बातों को ध्यान में रख करके ही उद्देश्य वाक्य का निर्धारण भी किया जाएगा, जो पार्षद सीमा नियम में पहले से तय कर लिया जाता है। आइए 4 पॉइंट पे बात करते हैं, पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए सबसे अहम पार्ट है कैपिटल रोटेशन। ये जो पूंजी है वो अगर सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम इनिशियली 5 लाख रुपया, और यदि निजी कंपनी है तो कम से कम 1 लाख रुपया होगा, तो ही वो कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगी और अस्तित्व में आ सकेगी। लेकिन
ये जो पूंजी है, इस पूंजी को इकट्ठा करने के लिए यदि जनता में शेयर इशू किए जा रहे हैं तो वहाँ अपेक्षित होगा कि जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, जो अधिकृत पूंजी है, उसका कुछ निश्चित भाग ही आवंटित किया जाए अंशों के माध्यम से। और वो जो आवंटन किया जाएगा अंशों में कितनी संख्या में, कितने मूल्य में, उन सभी का उल्लेख, उनकी रीति, आवंटन के प्रकार, आवेदन, जितना भी एक अंश आवंटन की प्रक्रिया है, उन सभी का उल्लेख भी पूंजी वाक्य के तहत कर दिया जाएगा। अब बात आती है सदस्यों का दायित्व वाक्य, लायबिलिटी क्लॉज। दायित्व देखिए, जब कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली वो ये सोचता है कि मुझे कितना लाभांश मिलेगा, मुझे लाभों में हिस्सा कितना मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि यदि वो लाभ में हिस्सा लेना चाहता है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही उसे हिस्सा मिलने वाला है। लेकिन कभी हो सकता है कि कंपनी का समापन करना पड़े, वाइंडिंग अप करना पड़े, या कोई ऐसे सर्टन चांसेस आ जाए कि कंपनी को कैपिटल की सडनली आवश्यकता हो जाए या कोई और, तो वहाँ पर सदस्यों को दायित्व भी लेना होगा। यानी यदि वे लाभ में हिस्सा पाना चाहते हैं, वे डिविडेंड चाहते हैं, तो उन्हें दायित्व, लायबिलिटीज़ को भी वहन करना होगा। अब ये जो दायित्व होता है दो प्रकार का है, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटीज़, और असीमित दायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। अब सीमित दायित्व अर्थात जितने राशि के शेयर्स परचेज किए हैं किसी शेयर होल्डर्स ने, तो उसके अनपेड पार्ट तक यानी अदत्त भाग तक समापन के समय उसे उतना भुगतान देना होगा, कंपनी उससे उतना पैसा मांग सकती। और यदि मान लीजिए उसने असीमित लायबिलिटीज़ ली है तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ भी उसे वहन करनी होगी। अब यहाँ पर जो दायित्व है वो अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, उसने गारंटी दी है या अंशों के ऊपर अपना दायित्व लिया है, ये डिपेंड करेगा कि उसने किस प्रकार की गारंटी देकर के अपने दायित्व को वहन करना स्वीकार किया। बात आती है संघ वाक्य, अनुहस्ताक्षर खंड। कंपनी में जो व्यक्ति सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभिदाता हैं, जिन्होंने शेयर परचेस किए हैं, जो उस कंपनी के सदस्य हैं, उन्हें सभी को मिलाकर के संघ वाक्य के नाम से जाना जाता है। और विधिक नियमानुसार अपेक्षित होता है कि वे व्यक्ति जो पार्षद सीमानियों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं उन्हें अंश लेना आवश्यक होगा, और उनके नाम के आगे उन्हें ज़्यादा नहीं एक एक अंश लेना अनिवार्य होगा। और ये उल्लेख करना होगा, ये घोषणा करनी होगी कि हमने ये कंपनी के अंश को परचेज किया है, हमने क्रय किया है, और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से प्रमाणित भी करवाना होगा। किंतु ऐसा प्रमाणन कंपनी के सदस्य आपस में नहीं कर सकेंगे, कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा ऐसा प्रमाणन किया जाएगा। इस घोषणा के साथ में प्रत्येक अभिदाता, जो सब्सक्राइबर है, जो शेयर होल्डर्स है, उसका नाम, पता, उसका व्यवसाय और उसकी पूरी पहचान डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ में लेनी या दर्शित करना अनिवार्य होगा। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे कन्विंस हुए होंगे। इसकी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जो आप जरूर से ले लीजिएगा।